हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है फिर से एक सिस्टम डिज़ाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम लोग जो है एक टिकट बुकिंग सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, समथिंग लाइक बुक माई शो। ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा जूनियर टू मिड लेवल इंजीनियर से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये होती है जूनियर से कि दे कैन सेटिस्फाई द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और जो मिड लेवल इंजीनियर से एक्सपेक्टेशन होती है दे कैन सेटिस्फाई द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलोंग विथ द एरर हैंडलिंग सिनेरियोज एंड आल्सो फोकस ऑन द यूजर एक्सपीरियंस एज वेल। ये अगर तुम लोग देखो तो आज 31 दिसंबर है, तो ये आई थिंक इस ईयर की आखिरी वीडियो होगी एंड देन विल मीट नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि बुक माई शो पे क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं। So whenever you talk about a system like a Book My Show, you basically go to the website first. You select the city. In that city, you have multiple cinema halls, and each cinema hall can have multiple screens, and they can basically run multiple screens. I mean, they can run multiple movies on those screens. Each screen will have certain seats, and those seats, once you select the seats, then you can either book these सिंगल सीट और यू कैन बुक मल्टीपल सीट्स एज वेल। ठीक है, तो आई थिंक ये मोर और लेस हमारा आर्किटेक्ट हमारा बुक माई शो का बिहेवियर है। सो लेट्स नाउ जंप इनटू द क्वेश्चन। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखते हैं हमारी क्या क्या है। सो आई थिंक यूजर शुड बी एबल टू सर्च मूवीज। ठीक है, एंड सेकंड इज ऑब्वियसली यूजर्स शुड बी एबल टू बुक अ शो फॉर अ मूवी। ठीक है, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। बिलो द लाइन अगर तुम रखना चाहो तो आई थिंक एक तो हो सकता है कि नोटिफिकेशंस हो गया। ठीक है, कि नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड करना हो गया, ये हम लोग जो है स्कोप में नहीं रखते हैं। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो विल फोकस ऑन दी यहाँ पे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने लिखी हैं, ये लिखी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुक माई शो। ठीक है, जो हमारे लिए उस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें कभी लेट्स से एक्चुअली में नोटिफिकेशंस वगैरह की चीज़ें कंफर्म करनी है, सो विल बिल्ड अ सेपरेट सिस्टम फॉर दैट। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नाउ। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ऑब्वियसली जब हम सर्च की बात करते हैं तो वी वांट दी लो लेटेंसी सर्च। लो लेटेंसी सर्च, यहाँ पे लो लेटेंसी का मतलब ये है कि लेस देन 500 मिली सेकेंड में अगर हम लोग जो है रिजल्ट्स दिखा पा रहे हैं यूजर्स को, देन आई थिंक इट्स मोर और लेस अ गुड ट्रेड ऑफ बिटवीन लेटेंसी एंड सिस्टम रिसोर्सेज एंड ऑल। सो आई थिंक यूज़र को जो है ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा इस लेटेंसी पे। सेकेंड इज ऑब्वियसली वी वांट हाईली अवेलेबल सिस्टम। सो फॉर अस अवेलेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कंसिस्टेंसी in the uh, read path, which is uh, search by। so let's say अगर तुम जो है कोई एक बंदा पर्टिकुलर मूवी के लिए शो बुक कर रहा है, ऑलराइट, और उस टाइम पे इफ़ यू फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, दैट मीन्स until and unless that particular user has completely either made the payment and then confirmed the seat, you do not allow the rights and all. So in that case I think we'll focus on availability in search path and consistency, strong consistency on the booking path। यहाँ पे जो है हमारे लिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी भी चल जाएगा। ठीक है, बट वी वांट आवर सिस्टम टू बी हाईली अवेलेबल। तो इस वजह से वी हैव टू ट्रेड बिटवीन अवेलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बिकॉज वी ऑलवेज वांट द फॉल्ट टॉलरेंस in the system. So if you go by the cap theorem, so you can pick only two from the three: consistency, availability, and partition tolerance. So that's why we have to choose. All right, now focus on the core entities। कोर एंटिटीज़ क्या होंगी हमारे सिस्टम की? ऑब्वियसली सिनेमा, एक सिनेमा तो होगा, ऑलराइट। देन मूवी, उसके अलावा शो होगा,
मुझे समझ में आ रहा है सीट्स भी होंगी, और एक मेरे को जो समझ में आ रहा है कि जब हम लोग बुकिंग कंफर्म करेंगे तो वी नीड अ बुकिंग टेबल। और इसके अलावा क्या चाहिए? एक मैं जो सोच रहा हूँ कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो शो सीट मेरे को जो समझ में आ रही है, अभी हम लोग इसको लिख लेते हैं, एंड विल ट्राई टू डिफाइन देम इन डिटेल व्हेन वी एक्चुअली गो इनटू द हाई लेवल डिज़ाइन। तब हम लोग वहाँ पे जा जो है इनको इन डिटेल एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोर एंटिटीज़ के बाद में लेट्स फोकस ऑन द एपीआईज़ और सिस्टम इंटरफेसेस। तो क्या तुम्हें सिस्टम इंटरफेसेस समझ में आ रहे हैं? तो ऑब्वियसली पहला तो जो मुझे समझ में आ रहा है, सिटीज़ स्लैश मूवीज़। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी? लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ मूवीज़ हमें मिलेंगी। अब यहाँ पे तुम जो है अपने इंटरव्यूअर से डिस्कस कर सकते हो कि डू यू वांट योर यूजर्स टू बी लॉग्ड इन व्हेन यू आर एक्चुअली अलाउइंग these requests. Ideally, you should allow your users to explore the system when they are not logged in, but you should force login when they are actually trying to book a movie, book a show। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इन पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स पे मैं कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा, और ऑब्वियसली वी विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ रेट लिमिट्स एंड ऑल, सो दैट वी डोंट our users don't see the denial of service or distributed denial of service attacks. Cool. Second is once we have the uh, basically once we have the movies, or should we call them what? Uh, Once we have the list of movies, then we what do? We fetch the what shows. So by movie ID। कूल। और इसके अलावा आई थिंक यहाँ पे हमें जो है लिस्ट ऑफ शो मिल जाएंगे, ठीक है? एंड थर्ड वन इज वंस दे हैव लेट्स से गॉटन दी शोज, देन दे नीड टू बुक अ सीट। उस केस में जो है दे कैन इफ दे नीड दे कैन फेच द मूवी डिटेल्स। तो यहाँ पे जो हो सकता है मूवी स्लैश मूवी आईडी, और इनको इंटरचेंजेबली जो है तुम, मतलब ये ऐसे ऑर्डरिंग अगर मैं कर रहा हूँ 1 2 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला पहले कॉल होगा, फिर दूसरा कॉल होगा, फिर तीसरा कॉल होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, और जो भी मेरे मन में आ रहा है पहले मैं उसको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है? एंड आई थिंक द फोर्थ वन इज पोस्ट बुकिंग्स। और यहाँ पे क्या होगा कि शो आईडी के लिए कोई बंदा जो है बुक करेगा, एंड दे नाउ हियर आई थिंक फॉर अस ऑथेंटिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, सो वी नीड either JWT token or session token to identify whether the user is logged in or not, because we want our users to be logged in when they are booking a particular show। Cool। और यहाँ पे जो है what do we need from them? We need the show ID, and what else? We need the list of seat IDs। कूल। आई थिंक ये दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारी रिक्वेस्ट होगी, और रिस्पांस हमारा जो होगा इसका, ये हो जाएगा हमारा रिस्पांस। रिस्पांस में हमें बेसिकली दो चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट वन इज द बुकिंग आईडी, कि बुकिंग आईडी वी वांट दिस एपीआई टू बी आइडेम्पोटेंट जब भी कोई बंदा पर्टिकुलर बुकिंग कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि मान लो एक बंदे ने एक बार पे किया एंड दे कीप ऑन, इफ दे हिट द सेम एपीआई अगेन एंड अगेन दे गेट द मल्टीपल सीट्स। सो दैट्स व्हाई it is very important to have the idempotency on this particular API on the booking path, ठीक है? और obviously they will get the payment URL, ठीक है? पेमेंट यूआरएल इज कि जब उनकी हमने लेट्स से सीट जो है थोड़ी देर के लिए अगर ब्लॉक वगैरह कर ली है, वी गिव देम द पेमेंट यूआरएल। नाउ आइदर द वेब ब्राउजर और द ऐप रीडायरेक्ट्स देम टू द पेमेंट यूआरएल, दे मेक द पेमेंट, and once the payment is confirmed,
basically we get the notification either from the payment URL, I mean from the payment provider, or we can somehow check the status of the payment from the payment URL proactively. So once the payment is confirmed, then we basically confirm the booking. All right, so these are the APIs that I can think of. Now let's focus on the high level design. So, and what do we usually do? So once we move on to the high level design, we try to satisfy the functional requirements first. And once the functional requirements have been satisfied, then we move on to the deep dive section where we try to satisfy all the non-functional requirements, try to handle the error scenarios and all, and उसके बाद में हम लोग जो है अपना डिज़ाइन को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स go on to the high level design. So let's say you will have, so you will have what? Clients, and these clients could be web client, I mean mobile client, web client, whatever, we don't care. So here now all of these requests that the client makes will go through the API gateway. Why? Because we want the authentication and authorization, we want the routing, and we want the rate limiting based on certain things like the IP or MAC or all other details that we can get from the client. So we'll use those details to rate limit our APIs so that we can prevent our system resources from being used unnecessarily, while the actual users who have the intent to make a booking are not able to get the system resources, hence the denial of service. Cool. So now here I want to take some time and focus on the system. So if you look at closely, so we have two paths. One is the read path, and also let's focus here on non-functional requirements. So let's define the scale of the system. So let's say we have 1 million plus bookings a day, and I want these constraints to be higher so that we can scale our system and basically show the interviewer that we can build the scalable, highly available platform. But usually you'll have to discuss these numbers with the interviewer. All right, I'm just taking some random numbers so that we have something to work on. And let's say 10 million plus searches. And if you let's say focus on the user behavior, then you'll see कि कुछ movies ऐसी होती हैं जिनके लिए जो है जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन द प्लेटफॉर्म. सो लेट्स इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द धुरंधर मूवी और द एवेटार, तो इन मूवीज़ के लिए जो है वीकेंड्स पे हो गया या मान लो कोई हॉलीडेज हो गए, ऐसे टाइम पे जो है स्पाइक बहुत ज़्यादा आता है. तो लेट्स डिफाइन आर स्पाइक. सो आई वुड से 5x हो जाता है फॉर सर्च and 3x is for bookings. So these numbers are basically example numbers. Don't take them very seriously. In your interviews you can have the different numbers as well, but if we build for higher traffic, then we can easily build for lower traffic as well. So that's why I'm taking bigger numbers. Cool. Now, so if you look at the read path and the write path, so read is significantly more in our system than the writes, because more users try to scroll, try to see how many movies are being, let's say, shown in particular cinema hall. All right, so they want to see first before they actually book. So you will always have the irregularities in the traffic pattern. So I want to segregate these two traffic patterns separately so that we can scale them, or have basically we can scale them separately. All right. So that's why I will define my, let's say, search API. And when the request get movies for city, so when let's say you open the Book My Show for the first time, when you select the city, you see all the movies being shown in that city
So this is called the landing page. So uh, f- our first query would eventually be to show the list of movies in that particular location. So that's why I'm calling this get movies for city. Cool. Or actually we can call this by city. Cool. So let me just, all right. So we have the search API. Now let's assume we have some database here. So we'll discuss the database as well. So let's focus on the functional requirements first. So cool. So when the search request comes to get the movies for a particular city, we client makes a request to the API gateway, and then the API gateway routes the request after, let's say, whether the request is allowed or not, to the search API. Now search API goes to the database, fetches the list of movies for that, fetches the list of movies, and then returns them to the client. I think it's a good time to actually define our entities. So what we'll have, let's say we'll have cinema. So you will have cinema ID, cool. Uh, Location, it could be Bangalore. I mean the city where this cinema hall is located in. You can have, let's say, Hyderabad, Delhi, any city that you can think of. Cool. Um, and some metadata. We don't focus much here because this piece of data is very static. So if you see, when a cinema hall opens in one location, it's not a physical entity that it can move from one location to another. I mean, right now, I think we have, if you look at the India's startups, they are also building the movable cinema halls. But let's keep aside those cinema halls that are not, that are movable. Let's focus on the physically located cinema halls, which cannot move from one location to another. So that's why for us, this data is very static. Cool. Identifying the type of data is also important, because if a certain piece of data is very static, you can cache that and not come to the DB again and again. So that's the distinction here. Cool. Then we will have obviously movie. So when a new movie is released, we basically create a movie entity in our database. And this ingestion or onboarding a particular cinema hall into the system or creating a movie in the system is completely separate and is not in the scope, but we just need to identify those entities. So we'll have movie ID, we'll have uh, title, like the name, and then we'll have description and average rating, if we, let's say, are keeping the ratings in the system, and some metadata. So again, if you look at this detail, this is also a kind of static data. Why I'm focusing on the type of data here is, like I mentioned before, if a piece of data is very static, you can cache it. Cool. Now I think the third one is you will have show table. So show table will have show ID, and this would be our primary key. Then obviously each show is related to a movie. So we'll have the movie ID. If you want, you can also have the cinema ID here, in which cinema this is being uh, shown. What else? And for now, I think for simplicity, I'm keeping one screen per cinema. But if you, let's say, have multiple screen in a cinema hall, then you can also extend this solution. But for now, let's focus on one screen per cinema. That's why I'm keeping the cinema ID here instead of screen ID. Cool. What else? So you have the show ID, you have movie ID, cinema ID, and some metadata. And you can always mention to your interviewer. So I'm just trying to think out loud, and whatever comes to my mind which is relevant to our either the use case or the functional requirement, I'm keeping them down here. But if I, let's say, in the future see that I missed something, we can come back again here and make the changes. So that's not an issue. Cool. Now once we have the cinema, we also have the seat.
So you will have seat ID and seat type, and this could be, let's say, normal, premium, and reserved for uh, abled. So here what I mean is, so this means that the seat type could be multiple. Let's say you could have a normal seat, so you will have normal seats in abundance in a particular screen. You could have multiple premium seats as well in the screen, and then you can also have certain seats reserved for specially abled persons, like let's say. So yeah, these are the seats, and obviously we don't need the cinema here. Sorry, we don't need the cinema here, and if we want, we can keep the price here as well. Cool. All right, now just give me a second. So we identified these entities. uh, can we just, yeah, cool. Now another entity that we obviously need is the bookings. Okay, just a second, I did not write the seat. So you will have the booking ID, and obviously what else do you need? So uh, which user made this booking or attempted to make this booking? All right, what was the show ID? What else? And seat ID, and created at, obviously. And also one more field that we need. So whenever user basically tries to make a booking, it's not guaranteed that they are basically, it's not forced on them to make the booking successful. So they can click on booking, you create a booking ID for them to make the purchase of the, basically make the payment, right? But it's not guaranteed that they will make the payment. They can even uh, drop from the app or the website and close the website. So they cannot, they did not want to, let's say, book the seats. They can drop off in between. So that's why we need a status, and this would be, let's say, uh, created and then booked. So what does this mean? So when they uh, initiate a booking, let's call this initiate. And so once the booking has been initiated, and then they make the payment, and once we have the payment confirmation, then we make the reservation or the booking as the confirmed or booked. In that case, once the booking has been successfully confirmed, then we need to send them the notification and other details that, I mean, other things that you need to do based on the booking. All right. And last entity that I can think of is the show seat. Now here we discussed very briefly. So this was seat ID, show ID, and primary key would be, let me write the primary key here. Primary key here for me would be seat ID and show ID. Cool. And what else? So we have the seat ID, and status would be available and then booked. Now अब यहाँ पे क्या आता है कि how would the search flow would look like? So when we get the request from our client for, let's say, they want to fetch a list of movies in that city. So first the request comes here. So let's call here city ID. Cool. So we first search a list of cinema IDs based on city ID. Once we have the cinema IDs, then we fetch the shows by cinema IDs. Now, if you look at all of this data, like the cinema IDs, movie, and the show, all of these details are very, I would say,
static data and it does not change very frequently. So I would want to cache them in some way. So let's use certain cache. I prefer using Redis. So Redis offers various capabilities and my focus would be, let's say, how do we speed up the search by city ID. So first, whenever we mention, let's say, we want to use a cache in our system, so we need to define what kind of architecture will we using in our system to read from and write to the cache. So we'll use the cache aside architecture. Then we also need to mention what would be the eviction policy, what data structure will you use, and what will you actually store in the DB in the Redis. So we will use the cache aside architecture. That means we first go to the Redis, and if we don't find, we see the cache miss. Only then we go to the database. And in our case, database is the actual source of truth, and Redis stores the cached data. All right. So if there is a cache miss, we always go to the database. Second, uh, because cinema, movie, and shows, all of these details are something that will not change very frequently. So I can keep all of these details in cache for a longer period of time. So let's say I can set a TTL of, let's say, 20 days, 30 days, and repopulate them again and again because it's not changing very frequently. So we keep cinema, show, and movie ID in the Redis. Now first let's see how do we store the cinema. So we'll have, let's say, key would look something like this. Cities colon city ID. Let's call this cinema. So this would be your key, and the value would be list of cinema ID. So C1, C2, and so on. So this key, so we'll use, let's say, sorted set, or basically similar data structure where we simply keep a list of cinema IDs by city ID. So we don't have to go to the database again and again every time we want to search for a particular key. I mean, get the cinema IDs. So that's done. So we have the cinema IDs. We query the shows by cinema ID. So let me just add the yeah. So once we have this, then we got the shows, we got the movies, we return those movies back to the user. Now our second requirement was users should be able to search movies. So once they use, so with this API, users got the movies. Now they try to find a particular show, right? How do we find out the show? So I think we send them the shows for that particular movie. All right. Now next, then what else? Uh, I think these are the two functional requirements. Now let's focus. जब कोई यूजर ने पर्टिकुलर मूवी फाइनलाइज कर ली, दे click on that movie. So we'll call the second API. So we show and movie ID, and we need to return all the shows for that movie ID. Cool. I think यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि मैंने ऐसे शोज पे तुम मूवी आईडी भेजना चाहोगे, मतलब मूवीज पे भी तुम भेज रहे हो, शोज पे भी भेज रहे हो. इसको मॉडिफाई कर लेंगे इफ वी नीड टू मॉडिफाई. नाउ लेट्स सी कि गिवन अ मूवी आईडी हाउ डू वी फाइंड द शोज. तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमने उसको इनिशियली मूवी आईडीज तो ऑलरेडी भेज रखी थी इन द फर्स्ट कॉल. सो वी हैव द shows here. Now we got the cinema IDs, but so let's take a step back. We had the cinema IDs and we wanted to return the list of movies related, running in those cinema IDs. Now यहाँ पे I see show is running a particular movie in cinema ID.
Now we need to first return the cinema, I mean movie ID before we return the shows, no? तो उस समय चाहिए तो हम लोग एक सेपरेट टेबल भी बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो I want to keep a separate table, movie cinema. So here I will have movie ID and cinema ID. और यहाँ पे जो मेरे लिए प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की, it will be movie ID and movie ID and cinema ID। ठीक है, तो जब मेरे पास सिनेमा आईडीज आ गई है, नहीं ठीक है, इसमें एक्चुअली मैं प्राइमरी की मैं इसको रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं लिस्ट ऑफ मूवीज़ फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ जो उस सिनेमा में रन कर रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेरी से हम लोग को सिनेमा आईडी मिल जाएगी, एंड देन यूजिंग दो सिनेमा आईडीज विल फेच द मूवी आईडीज। नाउ अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये भी एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंट वही है, कंसिस्टेंट एंड बेसिकली स्टैटिक डेटा है। इसको भी हम लोग जो है यहाँ पे कैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको कैश करूँगा तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, मूवीज, और यहाँ पे हो जाएगा सिनेमा आईडी, ठीक है। और ये जो है मेरा रन करेगा M1 M2 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि गिवन द सिनेमा आईडी आई नीड द लिस्ट ऑफ मूवीज रनिंग इन दैट सिनेमा, ठीक है। तो हम लोगों को जो है फर्स्ट टाइम पे रिटर्न करनी है लिस्ट ऑफ मूवी आईडीज। सो फर्स्ट वी फेच द सिनेमा आईडीज एंड देन दिस इज अ सिंगल रेडिस कॉल। बेसिकली हम सिंगल रेडिस कॉल में लिस्ट ऑफ सिनेमा आईडीज फेच कर सकते हैं। नाउ बिकॉज वी हैव मल्टीपल सिनेमा आईडीज and we are basically creating list, basically keeping list of movies in that cinema by cinema ID. So we cannot just make a call to the Redis and then get the response. I mean, we get the response, but this is for a single cinema ID and you need to fetch the list of movies for multiple cinemas. So यहाँ पे जो है हम लोग जो है Redis pipeline का use कर सकते हैं. When you need to make a batch queries, you use Redis pipeline. So you provide all the movies colon cinema ID 1, movies colon cinema ID 2, and then you execute the pipeline. So you will get all the results and then you basically put them in set and you just return the list of movies running in that city, so that when they click they can actually get the list of shows. That's the core gist. Now I think the second requirement is user should be able to book a show. So like we discussed before, I want to separate out a read path and write path, and that's why I'm keeping a separate service here. So once the request from the client comes to the API gateway, it routes the request after the authorizing or authentication to the booking service. So booking API will receive the request. It will basically create an entity in the bookings table. ये important हमारे लिए क्यों है? Because in a particular, let's call the action as book seats, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज वी आर कीपिंग अ सिंगल सीट आईडी एंड अगर तुम्हें बिहेवियर पता हो बुक माई शो का, सो अ सिंगल यूजर कैन बुक मल्टीपल सीट्स इन अ सिंगल बुकिंग, दैट्स व्हाई we will create multiple entries. And here now I think it's a good time to actually discuss the kind of database you are going to use, because I need the strong consistency in the system during the booking part. So I would choose, let's say, some relational database like MySQL to store all of these entities. Now, so जब हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी टू बुक मल्टीपल सीट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उतनी ही नंबर ऑफ एंट्रीज इस सिस्टम में क्रिएट कर देंगे. सो वी फर्स्ट क्रिएट अ बुकिंग आईडी and then use that booking ID to actually create these many entities in the system. ठीक है. अब उसके बाद में क्या होगा, obviously let's see, let's say this is your
जस्ट अ सेकेंड, पेमेंट प्रोवाइडर, ठीक है, ये पेमेंट प्रोवाइडर जो है, यू मेक अ कॉल टू दिस पेमेंट प्रोवाइडर, just a second, हाँ, so you make a call to the payment provider after creating all of these booking details, and basically you return the response to the client uh, with the payment URL. Now client goes to either the payment provider, and this is basically get the status, get payment status. Either you can proactively fetch, or let's say you can also register webhooks in most of the payment providers, and you get the status updates for payments using the payment provider. Here the important detail is you will use the booking ID as the payment idempotency key, so that you don't initiate the same payment again and again. Basically you don't either charge multiple times and all. ठीक है, जब बुकिंग कंफर्मेशन आ जाएगा, so initially all of these booking entities will be created with the initiated status, and once we get the confirmation, then we change the booking status to booked for all those seats, and then finally we return the basically we send the notification to our user. Now this can be done using, let's say, some Kafka event. So just a second, यार क्या हो रहा है? So here what we do is, once we get the confirmation from our payment provider, we simply emit an event called, let's say, confirmation event, and that means that we need to send the notification to our users. So you will have just a second. So you have certain workers running here. यहाँ पे हमारा I think ज़्यादा focus नहीं है, and your worker will basically send the either SMS notification, email notification, or whatever notification that you need to send to the client for the booking confirmation. Cool. Send notification. तो यहाँ पे आई थिंक हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लोग बुकिंग कंफर्मेशन कैसे भेज रहे हैं वगैरह, वो हम लोग किसी दिन सेपरेट डिज़ाइन कर लेंगे. Our simple focus right now is, can we support the search movies functionality, and can we allow our users to book movies on the platform? Now I think both the functional requirements are being satisfied. Now let's deep dive. First let's focus on how do we build the low latency search. Just a second. So I think पहली requirement जो मैंने बोली थी, because we have the static data here, so if the data is static, we can go to the Redis, but Redis is also kind of let's say uh, serving multiple search APIs, I mean multiple search API instances as well, क्योंकि तुम्हारी एक single instance will not definitely scale to the 10 million search requests per day, you considering the spikes and all. So you will have, let's say you will have multiple, sorry, so you will have multiple instances running, no? तो अब problem क्या है, because we are using the cache aside architecture, and we are keeping the let's say movies in the cache. Now let's assume our Redis is running on a single instance. Now the first problem is, if Redis instance goes down, or a particular movie or particular cinema is very very let's say famous, उस केस में क्या होगा, all of those queries will be served by the instance again and again and again, even though that data is not changing very frequently. So why not cache this in the uh, in memory cache. इन मेमोरी कैश क्या है, हमारी उन सारी प्रॉब्लम्स को हटा देता है जो बेसिकली जो हॉट पार्टीशन वगैरह बनते हैं हमारे क्लस्टर रेडिस में, तो उसको हमारी ये सॉल्व कर देता है. ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको आई थिंक सेपरेटली ही लिखना पड़ेगा. ठीक है,
तो ये हमारा लेट्स अज्यूम कि हमारा ये इन मेमोरी कैश है। इन मेमोरी कैश मतलब जिस इंस्टेंस पे हम हैं उस पे ही हम लोग कैश कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर रनिंग मल्टीपल सर्च इंस्टेंसेस, मल्टीपल सर्च एपीआई सर्विस इंस्टेंसेस, so you go to the Redis for the first time to fetch the static data, and once you have the result you store this in memory as well, because this data is not changing, so you can basically leverage this piece of information to serve the fast search queries, ठीक है। तो तुम्हारे पास में ऑब्वियसली अब एक चीज और है, अ, कि जब तुम्हें मूवीज रिटर्न करनी है, बिकॉज मूवी डेटा इज ऑल्सो समथिंग दैट डज नॉट चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, सो विल ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कीप द मूवी डिटेल इन रेडिस। सो आई थिंक यहाँ पे जो है हमारा ये हो जाएगा वन, आई मीन जो भी है हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं उसके मूवीज के। सो यहाँ पे मूवी की डिटेल क्योंकि चेंज नहीं हो रही है बहुत फ्रीक्वेंटली, वी कैन डायरेक्टली स्टोर दिस इन द रेडिस। एंड अगेन in order to fetch the list of cities we'll use single query here, because in a single query we can fetch the list of city IDs, but here we need to use Redis pipeline, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें Redis pipeline का यूज़ करना पड़ेगा। Why? Because when we are returning multiple movie IDs, so we need to show their, let's say, मूवी का लोगो क्या है, मूवी में एक्टर्स कौन कौन हैं वगैरह वगैरह। सो ऑल ऑफ दीज डिटेल्स कुड बी स्टोर्ड हियर इन Redis, and because we need to return this for multiple movie IDs, and in a single command you can only fetch one movie detail. What am I? You will have only single object here. ये तो मैं क्या कर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी मल्टीपल क्वेरीज को यूजिंग रेडिस पाइपलाइन से रेडिस पाइपलाइन एग्जीक्यूट करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो कैच देम इन मेमोरी हियर। सो सर्च पाथ इज डन, नाउ कम टू द बुकिंग पाथ। अब पहले आते हैं इस एंटिटी पे, शो सीट पे। तो जब कोई पर्टिकुलर यूजर fetches shows for a particular movie, so they call this API. Again the same thing, does this thing change very frequently, show or available? Yeah, it does, because अगर एक मूवी में लेट्स से 200, मतलब एक मूवी जो है किसी पर्टिकुलर सिनेमा हॉल में रन कर रही है एंड इट हैज लेट्स से मल्टीपल सीट्स, लेट्स से 200 सीट्स हैं इस पे, ठीक है। तो वो 200 सीट्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। कोई सीट अभी बुक्ड है, फिर बेसिकली कोई सीट अभी अवेलेबल है, फिर यूजर्स आए उन्होंने बुक करने की कोशिश करी, कुछ सीट्स बुक कर ली। तो दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग वेरी फ्रिक्वेंटली। नाउ one simple idea is to simply use this as the source of truth. But tell me one thing, अगर कोई सीट एक बार बुक हो जाती है फॉर अ पर्टिकुलर शो, does that information change? The same concept comes here. Once a particular seat in a show is booked, it is a static data and it is something that will not change. तो हम लोग उसको भी यहाँ पे कैश कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बुक्ड सीट्स कोलन शो आईडी कोलन, और यहाँ पे मैं एक्चुअल शो आईडी को रखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ आईडीज रहेंगी किसकी, जो मेरी अवेलेबल है, मतलब जो मेरी बुक्ड है फॉर अ पर्टिकुलर शो। यहाँ पे एक चीज़ हमारी मिसिंग है, विच इज शो आईडी है, कहाँ पे है, शो में हमारी है ना ये, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे चेक कर रहा था कि शो से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मूवी को, तो है हमारी वो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सीट ID1, सीट ID2, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें बताएगा कि फॉर अ पर्टिकुलर शो
शो कितनी ऐसी सीट्स हैं जो बुक्ड हैं, बिकॉज़ दिस इन्फॉर्मेशन अगेन इज़ नॉट चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, सो व्हाई नॉट कैच दिस? तो जब भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आएगी टू फेच द to fetch, let's say, the shows, we can go to this query all available seats here. So our search query would look something like this: select star from show seat where status is available. ठीक है, तो यहाँ से हमें अवेलेबल सीट्स मिल जाएंगी, एंड वंस वी हैव द अवेलेबल सीट्स, ऑब्वियसली, एंड शो id इक्वल्स टू, या शो id इन, जो भी है, जो भी तुम पास करोगे, ठीक है। तो फॉर दोज show IDs we fetch all the available seats, and once we have the available seats, using again the show ID, we use the Redis pipeline here, we fetch all the seats that have been booked. तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिजल्ट यहाँ से आया था हमारे पास अवेलेबल सीट्स का, उन और जो रिजल्ट यहाँ से आया है, बेसिकली ये सीट्स अवेलेबल हैं, ये सीट्स बुक्ड हैं, तो हम उनको रिमूव कर देंगे रिजल्ट सेट में से। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज सम ऑफ द सीट्स माइट बी ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए अभी बुकिंग कंफर्म हुई नहीं है, यहाँ पे बुकिंग कंफर्म नहीं हुई है, मतलब पेमेंट जो है अभी भी इन प्रोसेस है उनका। तो उस ड्यूरेशन में ये सीट तो तुमने बुकड अभी चेंज करी नहीं है, करेक्ट? तो इस वजह से कुछ सीट्स हमारी ऐसी हो सकती है विच आर स्टिल इन अवेलेबल स्टेट, बट फॉर देम कस्टमर इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन एंड इज मेकिंग द पेमेंट। तो उस ड्यूरेशन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है। अ, ऐसा हो सकता है क्या? ये चीज़ शायद मैंने गड़बड़ बोल दी ना। क्योंकि हम तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं सीट आईडीज का विद दी ऑलरेडी बुक्ड सीट्स। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और रखनी पड़ेगी, एंड दैट्स, लेट्स कॉल, क्या, कि अब तुम लेट्स से जब बुकिंग करने के लिए आओगे, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। जब तुम बुकिंग करने के लिए आओगे, डू यू चेंज द स्टेटस हियर, या कैसे करके करोगे, बताओ? अम, एक तो सिंपल लॉजिक ये है कि तुम एक इंटरमीडिएट स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर दो स्टेटस में ही, बट दैट्स बेसिकली अगर तुम डेटाबेस में लॉग्स लेते हो, देन द कंटेंशन बेसिकली इंक्रीजेस द लेटेंसी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो तुम जो है कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो? तो जब भी हमारा कोई यूज़र इज़ ट्राइंग टू मेक अ बुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सीट फॉर अ शो आईडी, हम लोग उस सीट के लिए ही डायरेक्टली लॉक ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक। दैट मीन्स बुकिंग एपीआई विल गो टू द रेडिस, टेक अ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अक्वायर लॉक, ठीक है। अब ये अक्वायर लॉक जो हम कर रहे हैं, ये किस चीज़ पे कर सकते हैं, एक सेकेंड। अब अक्वायर लॉक हम लोग जो कर रहे हैं, ये किस चीज़ पे कर रहे हैं, ये बताओ, ये सोचने वाली बात है। अगर मैं एक शो आईडी के लिए मतलब करता हूँ, तो फिर वो, मतलब कह सकते हो तुम कि वो एटॉमिक ऑपरेशन नहीं रह जाएगा। हाउ डू यू मेक श्योर दैट दिस सीट इज नॉट बीइंग बुक्ड बाय मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द बुकिंग एपीआई? बिकॉज ऑब्वियसली यू विल हैव मल्टीपल बुकिंग एपीआई इंस्टेंसेस रनिंग इन द प्रोडक्शन। तो अगर कोई दो अलग अलग इंस्टेंसेस पे फॉर द सेम सीट आईडी रिक्वेस्ट आईडी फॉर द सेम सीट आईडी रिक्वेस्ट आती है, देन हाउ वुड यू मेक श्योर दैट बोथ ऑफ देम डू नॉट basically give the seats to the multiple users? And that's why we are using the lock on the seat id. So what we'll do is we'll use the पहला बंदा जिसके पास भी रिक्वेस्ट आएगी, बिकॉज रेडिस इज अ सिंगल थ्रेडेड सिस्टम, और जब भी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आएगी, यू विल ट्राई टू टेक अ लॉक। सो लेट्स से लॉक on, you can call it show id and then seat id, और क्या, आई थिंक एक चीज़ मैं अगर रेडिस कमांड की बात करूँ, nx npx, एंड लेट्स से 10 सेकेंड का
10,000 millisecond. So what this does is it will take a it will try to take lock on this ID कोलन सीट अंडरस्कोर आईडी। तो ये क्या करेगा कि अगर दोनों इंस्टेंसेस के पास में रिक्वेस्ट आती भी है, सो बिकॉज बोथ द रिक्वेस्ट विल बी सीरियलाइज्ड इन रेडिस सिस्टम, तो जब फर्स्ट लॉक लेने की कोशिश करेगा ऑन द सीट आईडी एंड दिस एनएक्स ऑपरेशन सेज if the lock is not acquired, then you return the null, otherwise you return the success. And if you return the success, then the time after which you need to remove this lock is this much. So essentially what we're doing is we're saying कि दो मतलब multiple instances के पास for the same seat ID, if the request comes, both will reach the Redis. Redis will try to acquire the lock for the first one because this seat has not been, basically is not in the in process, so it will allow the first lock. Now when the second request from the other instance comes, because the lock has already been acquired, then that will fail. That means we'll return the failure to the client that someone is already trying to book the same seat again. Basically someone is already trying to book the same seat, so try again after some time or try to book some other seats. तो ये लॉक में अब हमने यहाँ पे कुछ सर्टेन सेकंड्स का टाइम आउट लिया है। व्हाई? I think timeout is very important here, because if let's say you don't set the timeout and for some reason the user trying to book the seat drops off, उस केस में क्या होगा कि अब वो सीट हमेशा के लिए लॉक्ड रहेगी फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड। तो इस वजह से जो है हम लोग एक टाइम आउट या टीटीएल सेट करेंगे ऑन दैट लॉक, so that अगर let's say within this period of time if the user does not complete their payment, then we can release this seat and make this seat available for the other users to book. So I think यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आई थिंक हम लोगों ने सर्च फ्लो देख लिया। सर्च में हमने मोस्टली जो हमारा कोल्ड डेटा है, जिसको मैं कोल्ड डेटा बोलूँगा, कोल्ड डेटा को हम लोगों ने जो है कैश कर लिया, because the data is not changing very frequently. And when the booking path, in the booking path, what we do is we try to take the lock on all the seats first. Why? Because we do not want to allow the multiple users to book the same seats. So that's a very bad user experience, and that's why we take the distributed lock with certain timeout और TTL. अब ये टाइम आउट हम लोगों ने 10 सेकंड का रखा है। ये तुम जो है डिपेंडिंग ऑन विच पेमेंट प्रोवाइडर यू आर यूजिंग, उनकी लेट्स से कि उनका रिस्पॉन्स टाइम या वो कितने टाइम में जो है पेमेंट को सेटल कर देते हैं, वो टाइम प्लस यूज़र को जो है पेमेंट वगैरह डिटेल एंटर करने में विद सर्टेन बफर, ये सारी चीज़ें कंसीडर करके तुम यहाँ पे उतना टाइम जो है लेना चाहोगे एज TTL। अब क्या होगा कि इन केस लेट्स से द यूज़र ड्रॉप्स ऑफ इन बिटवीन, तो होगा क्या कि ये की जो है विल एक्सपायर, एंड बिकॉज वी डिड नॉट मेक एनी चेंज इन दी शो सीट टेबल, दैट मीन्स when the let's say after certain time when the next user comes and tries to take a lock tries to book that seat, तो उस टाइम पे क्या होगा, because it will expire, I mean this distributed lock will expire, तो उस केस में क्या है, हम लोग उस बंदे को वो सीट अवेलेबल दिखा देंगे। नाउ लेट्स अज्यूम कि उस बंदे ने ये सीट बुक करी, वी I mean intention was to book a particular seat. We take the distributed lock in the Redis, we successfully acquired the lock, and then we return the booking ID with payment URL to the client. Client is redirected to the payment page, they make the payment, and assume that from the payment provider we receive the confirmation that the payment has been successful, and we use the booking ID to actually change the status from initiate to booked, and also publish an event here so that worker can notify our clients, and we'll also need to do certain things. So we need to add the seat ID here in the already booked set, and also change the seat here. So I think both of these
things we can do in a transaction. Why? Because I think it's important. uh, Once the payment has been confirmed, we need to make sure that we give the seat to the user. That means we confirm the booking, and also we remove the booking, remove the seat availability, so that this seat is not available for other users who are trying to book the seats. So I think that's distinction is important. Adding the seat ID in the already booked set can be deferred, let's say through the Kafka. So basically this worker can add the booked seat here as well, because that's not very I would say uh, not so important operation in the critical path. Because in the critical path for us, something for us, I think the most important thing is the how do we confirm the booking as fast as possible. So I think that's why I want to have both of these in the transaction, and that's why we kept the usage of the MySQL instead of other NoSQL databases. I know other databases also support transactional read writes and with strong consistency and all. Like in DynamoDB, जब मैंने last time use किया था, I think 25 write or mutations you could do in a single transaction. You can also configure the strong consistency based on operation as well. तो हम लोग ये दोनों चीजें एक सिंगल ट्रांजैक्शन में करेंगे. Will update the bookings status to booked, and also remove, basically change the status of the available seat to booked. और उसके बाद में event obviously will publish, and this worker will also add the booked seat ID in this set for that particular show. अब यहाँ पे आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है डिस्कस करने के लिए, एंड दैट इज, लेट्स से इफ द रेडिस इज नॉट अवेलेबल. तो या when let's say one instance acquires the lock using Redis, but after giving the successful response to that instance, let's say the Redis instance fails for some reason, उस केस में तुम क्या करोगे? तो आई थिंक उस केस में मल्टीपल सिनेरियोज हैं हमारे पास. पहली चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे लेट्स से ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग यूज कर सकते हैं. सो वी कैन कीप अ वर्जन हियर. ठीक है. तो जब भी हम किसी को एक वर्जन रिटर्न कर रहे हैं, लेट्स से जब भी हमने उसको ये वर्जन रिटर्न किया है, and when they are trying to update, so we can make the conditional updates here. So let's say once the payment has been confirmed, and initially let's say machine 1 read version 1 and machine 2 also read version 1. ठीक है. तो जब हम लोग राइट करने जाएंगे, बिकॉज payment confirmation comes on machine 1, it goes to the database and tries to conditionally update the rows. So basically the update would look something like this. Update set कैसे करते हैं? Update let's say show seat. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे set status equal to booked, where where seat ID equal to XYZ. और ये हमारा जो है ऑब्वियसली एक ट्रांजैक्शन के अंदर हो रहा है, बिगिन ट्रांजैक्शन. ठीक है. और सेकंड ऑपरेशन क्या होगा? हम लोग बुकिंग में भी अब तो अपडेट करेंगे. अपडेट बुकिंग वेयर, यहाँ पे पहले सेट देते हैं हम लोग. सेट स्टेटस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुक्ड वेयर बुकिंग आईडी इक्वल्स जो भी हमारी बुकिंग आईडी थी वो. उसके बाद में एंड ट्रांजैक्शन. तो हम लोगों ने क्या किया है, ये दोनों ऑपरेशन को एज अटोमिक बना के हम लोगों ने मेक श्योर कर दिया कि यहाँ पे
वर्जन वाला भी तो हमें करना पड़ेगा, एंड वर्जन इक्वल्स टू लेट्स से B1। ठीक है, तो वो वर्जन हम लोग कहाँ रख सकते हैं? बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को जो है ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स अलाउ करने हैं कि रीड हम लोग अलाउ कर देंगे, बट in cases of race condition only the first write will go through and second write will would fail. तो जब second write fail होगा then we also need to let's say refund and all। ठीक है, ये हो गया। हम लोगों ने कैशिंग कर ली, हम लोगों ने डेटाबेसेस डिस्कस कर लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग्स डिस्कस कर लिए, फेलियर सिनेरियो भी हमने डिस्कस कर लिया कि इन केस रेडिस गोज डाउन, उस केस में जो है कैसे करके हम लोग मेक श्योर करेंगे। तो हम लोगों ने वर्जनिंग भी यूज़ कर ली। और अगर चाहिए है तो तुम यहाँ पे और भी तरीके हैं, जैसे कि डेटाबेस में आइसोलेशन लेवल्स होते हैं, तो तुम डेटाबेस में अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहते हो देन यू कैन सेट द आइसोलेशन लेवल एज द सीरियल, so that your transaction, if multiple transactions are being executed, then they are executed as if they are being basically one transaction is being executed first and then the second transaction। but I think in most cases read repeatable isolation चल जाता है, and it gives you enough concurrency। So basically because you have multiple, you have 1 million writes on an average। तो if 1 million राइट्स का मतलब क्या है? इफ यू कैलकुलेट तो 1 2 3 4 5 6, और अगर तुम ये एक दिन का है ना, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कि एक पर सेकंड कितने ट्रांजैक्शन हम लोग सिस्टम में रन कर रहे होंगे। सो 24 इंटू 60, तो आवर्स हो गए, ये मिनट्स हो गए, इंटू सेकेंड्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यार इसको तो मैं ऐसे कैलकुलेट ही कर लूँ, 3 4 5 6 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60, तो ये निकल के आता है अराउंड 12-15 के आसपास, ऐसा ना? तो मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द सिस्टम आर वेरी लेस। ठीक है, तो मतलब 15 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इज सफिशिएंट। तो इतना मतलब 15 की जगह तुम अगर इसको रफली 20 ट्रांजैक्शंस भी कैलकुलेट कर लेते हो पर सेकंड, सो आई थिंक इतना तो कोई भी मतलब माई सीक्वल का एक इंस्टेंस इजीली हैंडल कर सकता है। ऑब्वियसली यू वांट द रेप्लिकेशन एंड ऑल टू हैव द ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल, बस मतलब वो सारी चीज़ें अभी हम लोगों के आई थिंक इस क्वेश्चन में नहीं है। मोर और लेस वी वांटेड टू डिस्कस हाउ डू वी allow the users to book the seats, and when multiple users are trying to book the same seat, तो तुम उस केस में कैसे करके हैंडल करोगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रेडिस लॉक्स का यूज़ किया था विद सम टीटीएल। and in case redis lock, because redis distributed log is not persistent, if let's say something happens on redis instance, it restarts, then the distributed lock is gone। in that case we need to focus on the वर्जनिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल राइट्स वगैरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग कैसे करके अपडेट करेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांजैक्शन में डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर लिए पर सेकंड कितने ट्रांजैक्शंस होंगे, सो दैट वी आर विद इन द लिमिट्स। व्हाट एल्स? आई थिंक एक चीज़ जो मैंने देखी है, ये सीट बुकिंग सिस्टम्स में नहीं होती है, बट इन केस इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन योर इंटरव्यूज यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस अप्रोच एज वेल, कि जब तुम्हारा पीक बहुत ज़्यादा है ना? अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, देन तुम लोग एक जो है वर्चुअल क्यू मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। वर्चुअल क्यू, इसका मतलब ये है कि लेट्स से कोई भी जब यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा फॉर बुकिंग, सो दे विल बी एडेड टू द क्यू, एंड वंस द लास्ट बैच ऑफ यूज़र्स, जैसे कि हम लोग दुकान पे कहीं जाते हैं, तो दुकान पे जाते पे अगर तुम्हें दिखता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो लाइन लगाने वाला बिहेवियर सामने आ जाता है ना, तो ये वो बिहेवियर है, वर्चुअल क्यू बोल देते हैं हम इसको। जो भी यूज़र हमारा बुक करने का इंटेंशन दिखा रहा है, विल ऐड देम टू द वर्चुअल क्यू, and when let's say and every time we want to allow the users from the virtual key, let's say 1000 users or 5000 users को हम लोग निकाल लेते हैं इसमें से, and give them the access to booking API। once
those 5,000 users have been processed, then we'll pick the next batch of 5,000. यहाँ पे हम लोग कोई सिंपल यूज कर सकते हैं, लेट्स से काफका विद वन पार्टीशन इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, और हम लोग काफका विद मल्टीपल पार्टीशंस भी रख सकते हैं वगैरह वगैरह। बट आई थिंक ये एक जनरल वो है कि अगर स्पाइक बहुत ज़्यादा है तो काफका इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू अप्लाई बैक प्रेशर। और तो बेसिकली स्पाइक आता है तो आने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, विल प्रोसेस द इवेंट्स एट आवर ओन स्पीड, एंड दैट्स व्हाई वर्चुअल क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सही बताऊं तो मैंने वर्चुअल क्यूज टेक्निकली कहीं किसी भी बुकिंग प्लेटफॉर्म पे तो देखे नहीं है। आई थिंक दीज आर रिजर्व्ड फॉर लेट्स से जब तुम कोई बोली वगैरह लगाते हो किसी चीज़ में, आई थिंक वहाँ पे होता होगा कि बोली जो है तुम लगा सकते हो, एंड बेस्ड ऑन बोली यू विल गेट द रिसोर्स। आई थिंक वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे को नहीं आइडिया सही बताऊँ तो, बट ये टेक्निक लग सकती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्पाइक्स इन योर सिस्टम। अभी तो मैंने जैसे 10 मिलियन प्लस सर्चेस लिए थे, बट मतलब 1 मिलियन प्लस बुकिंग्स ली थी, लेकिन 1 मिलियन की जगह अगर मान लो 10 मिलियन 100 मिलियन आ जाती हैं बुकिंग्स, then you can also focus on virtual queue. So I think मेरे हिसाब से ओवरऑल डिज़ाइन मुझे तो ठीक लग रहा है। हम लोगों ने रेडिस में भी स्टोर कर लिया, हम लोगों ने इन मेमोरी भी स्टोर कर लिया कोल्ड डेटा को टू सर्व द रिक्वेस्ट फास्ट, हम लोगों ने बुकिंग एपीआई का भी यूज़ कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स यूज़ कर लिए। लिख देता हूँ, डिस्ट्री रेडिस लॉक्स ऑन सीट आईडी, ठीक है। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स भी यूज़ कर लिए, एंड इन केस द रेडिस इज नॉट अवेलेबल तो हम लोगों ने जो वर्जन्स का भी यूज़ कर लिया। मूवी ऑनबोर्डिंग, सिनेमा ऑनबोर्डिंग, या फिर शो सीट ऑनबोर्डिंग, ये हमारा पार्ट नहीं है सिस्टम का। अज्यूम करो कि जब भी कोई मूवी सिस्टम में क्रिएट होती है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट हो जाती हैं सिस्टम में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। बुकिंग का भी हमने फ्लो देख लिया कि हम लोग पहले इनिशिएट बुकिंग एंटिटी क्रिएट करेंगे फॉर दैट सीट आईडी, और उसके बाद में हम लोग जो है when the payment confirmation comes, only then we'll update or flip the booking status to booked। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ऐसा हो सकता है सॉरी, ये अच्छा याद आ गया। अब ऐसा हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में कि लेट्स से अगर तुम्हारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़र्स ऐसे आ रहे हैं जो जस्ट बुकिंग करने जाते हैं, पेमेंट यूआरएल उनको होता है, पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं, एंड देन दे डोंट मेक एनी पेमेंट। दैट मीन्स यू विल नेवर गेट द पेमेंट कन्फर्मेशन, एंड इवेंचुअली बेसिकली तुम्हें क्या है, उस बंदे की एंटिटी तो यहाँ पे होगी बुकिंग्स वाले सिस्टम में, बुकिंग्स वाली टेबल में, तो तुम यहाँ पे एक चीज़ ऐसे कर सकते हो कि मैं लेट्स से रिमूव आफ्टर एक फील्ड क्रिएट कर देता हूँ, टाइम स्टैम्प। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से बिकॉज बुकिंग्स टेबल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो यूजर्स इन बिटवीन ड्रॉप कर गए थे, मतलब अनफिनिश्ड बुकिंग्स को मैं लेट्स से आफ्टर आफ्टर अ डे एक कोई क्रॉन जॉब रन कर सकता हूँ या रिकंसिलिएशन जॉब रन कर सकता हूँ। लेट्स कॉल दिस क्रॉन जॉब, या इसको रिकंसिलिएशन सर्विस बोल देते हैं, कंसिलिएशन सर्विस। रिकंसिलिएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है शब्द, रिकॉन्सिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन सर्विस क्या करेगा कि लेट्स से हर एक दिन चल के जो ओल्ड हमारी अनफिनिश्ड बुकिंग्स हैं उनको हम लोग जो है रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिमूव अनफिनिश्ड बुकिंग्स आफ्टर अ डे। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये भी हो सकता है तुम इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो, लेट्स से तुम चाहते हो कि इसको एक दिन ना करके 2 दिन कर लो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मान लो तुम्हारा पेमेंट प्रोवाइडर ही डाउन था फॉर अ डे और तुम्हारे पास में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, देन यू नीड द बेसिकली यू नीड टू कंफर्म द बुकिंग आफ्टर सर्टेन टाइम। मान लो अगर पेमेंट प्रोवाइडर ने तुम्हें बाद में बताया कि ये पेमेंट जो थे सक्सेसफुल थे, बट वी वर डाउन एंड वी कुड नॉट नोटिफाई यू विद इन दैट ड्यूरेशन,
because basically our system was not available, so you cannot also query our system. तो उस केस में तुम मैनुअली इन सारी अनफिनिश्ड बुकिंग्स को मूव कर सकते हो टू फिनिश्ड बुकिंग्स, और अगर आइदर कंफर्म और रिमूव अनफिनिश्ड बुकिंग्स आफ्टर अ डे। तो अगर कोई ऐसी बुकिंग है जिसको तुम्हें कंफर्म करना था, यू कैन गो टू द पेमेंट प्रोवाइडर, चेक देयर पेमेंट स्टेटस बिफोर रिमूविंग दैम। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर उनके लिए तुम्हारी क्या बोलते हैं, बेसिकली इसका काम क्या हो जाएगा कि अगर कोई ऐसी बुकिंग थी जिसका पेमेंट सक्सेस था बट उसका पेमेंट स्टेटस, मतलब बुकिंग स्टेटस यहाँ पे अभी भी इनिशिएटेड था, दैट मीन्स हमने उस बंदे को क्या बोलते हैं, चार्ज कर लिया है, बिकॉज द पेमेंट स्टेटस इज सक्सेस, बट हमने उसको सीट नहीं दी है, एंड वी आर वे वे पास दैट टाइम जहाँ पे हम उसको सीट दे सकें, मे बी वो सीट किसी और यूजर ने बुक कर दी है वगैरह वगैरह, देन वी नीड टू इनिशिएट रिफंड उस केस में। सो आई थिंक ये हमारे लिए, ये मेरे को अभी याद आया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये रिकन्सिलेशन वाला। रिफंड इन refund money to user in case payment was success and seat was not given। तो इसमें वो सारे सिनेरियोस अपने आप तुम्हारे हैंडल हो जाएंगे। अरे यार, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे वो सारे सिनेरियोस अपने आप हैंडल हो जाएंगे कि तुम्हारी अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, और इसको भी कर दिया। तो ऐसा सिनेरियो जहाँ पे तुमने, मतलब वो वाला सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे एक सीट जो है तुम्हारे मल्टीपल बंदों को तुमने शो कर दी थी, एंड फॉर सम रीजन बोथ ऑफ देम बेसिकली कंफर्म देयर पेमेंट, बोथ ऑफ देम गॉट चार्ज, बट यू नीड टू रिफंड वन। तो वो सारा सिनेरियो हमारा रिकंसिलिएशन सर्विस से हैंडल इजीली हो जाएगा। ये क्या है, गेट दी पेमेंट स्टेटस, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, क्यों, इन केस हमारा सिस्टम में अगर ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं ड्यूरिंग पीक्स, तो हम उन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो आई थिंक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग जो है पहले पेमेंट स्टेटस लेंगे बिफोर एक्चुअली डिलीटिंग एनी बुकिंग रिकॉर्ड, वी चेक विद द पेमेंट प्रोवाइडर फॉर द पेमेंट स्टेटस, एंड इफ द पेमेंट स्टेटस इज confirmed but the booking is still in initiate status even after this timestamp, then we basically remove this from here, initiate a refund to the client। और अगर हमें कुछ और करना है तो वी कैन पब्लिश दिस इवेंट इन काफका, सो दैट लेट्स से एनालिटिक्स टीम अगर कुछ रन करना चाहती है, दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई सच सिनेरियोज एंड ऑल। ठीक है, बट मोर और लेस आई थिंक ये मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सिस्टम है जिसमें वी फोकस्ड ऑन रिलायबिलिटी, बी फोकस्ड ऑन लो लेटेंसी सर्च, we try to identify the type of data that we have, and we also focused on uh, strong consistency, not giving the same seat to the multiple users, and in case that happens in the system, then we have the reconciliation service in place which can identify all these bookings for which we charged the user but we did not give the seat back to the user, so we can refund. So refund is also handled here। I think, yeah, that's the gist for this problem। आज के लिए फिर एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।